हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप पिछले आर्टिकलों में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेकंड अध्याय विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार का अध्ययन कर रहे थे। तो दोस्तों आज इस आर्टिकल में आप उसी अध्याय के अति लघुत्तर प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अति लघुत्तर प्रश्नोत्तर विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार से। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं सेंटर पंच का पॉइंट कोण होता है। सेंटर पंच का पॉइंट कोण होता है। पॉइंट कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। सेंटर पंच का पॉइंट कोण 90 डिग्री का होता है समकोण पे। और दूसरा है दोस्तों स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। जब किसी जॉब पर स्थायी मार्किंग की जाए तो किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें पंच का प्रयोग करते हैं। सेंटर पंच भी कहते हैं उसे। और अगला है मार्किंग करते समय दूरी विभाजन किया जाता है। यदि किसी जॉब पर आप मार्किंग कर रहे हैं तो दूरी का डिवाइडेशन किससे करेंगे? तो वो आप करेंगे डिवाइडर से दूरी विभाजन का कार्य करेंगे जॉब पे। और अगला है BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आ जाएगा ब्यूरो। BIS का पूर्ण रूप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये अपने मानकीकरण की भारतीय संस्था है दोस्तों BIS। और अगला है ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की परखी जाती है। मतलब ट्राई स्क्वायर किस काम में आता है? जॉब का क्या परखते हैं अपन ट्राई स्क्वायर के द्वारा? तो उसमें आ जाएगा समकोणता को परखा जाता है कि ये जॉब अच्छी तरह से समकोणता पे है या नहीं। और अगला देखते हैं दोस्तों जिस स्थान पर पेंसिल द्वारा मार्किंग संभव न हो तो मार्किंग हेतु कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? स्क्राइबर को काम में लेते हैं जहां पेंसिल से मार्किंग करना संभव न हो। और अगला है दोस्तों ऑगर नामक औजार का कार्य होता है। मोटी लकड़ी में यदि आपको छेद करना है तो ऑगर काम में लेंगे। ऑगर एक औजार है इलेक्ट्रिशियन का दोस्तों। और अगला है राष्ट्रीय विद्युत कोड के अनुसार लैंप व सॉकेट का लोड होना चाहिए। लैंप और सॉकेट का लोड कितना होना चाहिए? 60 वाट और 100 वाट। लैंप का 60 वाट हो जाएगा और सॉकेट का 100 वाट हो जाएगा। अगला है सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई होनी चाहिए। जब अपन विद्युत वायरिंग करते हैं तो फर्श से सभी प्रकार की लाइट आदि की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? तो उसमें आ जाएगा दोस्तों 2.25 मीटर से अधिक। और अगला है किसी परिपथ की लीकेज धारा का मान होना चाहिए। तो उसमें आ जाएगा कुल धारा का 1/5000वें अंश से कम। किसी भी परिपथ को चालू करने से पहले अपन धारा लीकेज जांच करते हैं दोस्तों। तो धारा लीकेज कितना होना चाहिए? कुल धारा का 1/5000वें अंश से कम। और अगला है दोस्तों किसी परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। किसी परिपथ में फ्यूज कहाँ लगाया जाता है? तो उसमें आ जाएगा फेज चालक पर। क्योंकि वैद्युतिक वायरिंग करते हैं तो एक तो सामान्यतः अपने वैद्युतिक वायरिंग में न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है और एक अर्थ होता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है, फ्यूज को आप कहाँ लगाएंगे? फेज पे लगाना होता है। और बाकी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं स्विच वगैरह वो भी फेज पे ही संयोजित होते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारत के किस अधिनियम के तहत करनी चाहिए? वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारत के किस अधिनियम के तहत करनी चाहिए? तो इसमें आ जाएगा भारतीय विद्युत अधिनियम 1956।
भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अनुसार विद्युतिक वायरिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों अपन विभिन्न मानक एवं ट्रेन औजार अध्याय सेकंड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, उससे अपन ने अति लघुत्तर प्रश्नोत्तर का अध्ययन किया दोस्तों। और दोस्तों यदि आप राजस्थान बिजली बोर्ड की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आज ही ज्वाइन कर ले। हम ऐसे टॉपिक बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे प्रश्न बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और कंपटीशन में आने की 99% संभावना रहेगी दोस्तों।